हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी के लिए हमने मैथ की प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लास हो भी चुकी है। ये कौन सी क्लास है? हमारी तीसरी क्लास है। क्योंकि आपको पता ही होगा, ठीक, यानी ग्रुप डी का एग्जाम शायद होने वाला है क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट तो नहीं आया कोर्ट की तरफ से, जो 4 तारीख को हियरिंग हुई थी। ठीक है, आने ही वाला है। मतलब जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके रखा गया है अभी। पता नहीं क्यों रखा गया है, ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि जो 4 तारीख की जो हियरिंग है उसे देखते हुए कि जो डिसीजन है वो 10th वालों के फेवर में जा सकता है। अगर डिसीजन 10th वालों के फेवर में गया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी एग्जाम होगा। ठीक, शायद अब नवंबर में तो नहीं होगा, ठीक, लेकिन दिसंबर में जहां तक है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए दिसंबर से ही। तो इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोर्ट का डिसीजन देखते रहो कि कब आएगा और कब हम तैयारी करेंगे, तब तो आपको कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूं मैं। अगर आप पर ये भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ ना ग्रुप डी का, तो फिर क्या ही आप सरकारी नौकरी ले पाओगे। तो इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास को शुरुआत। देखो, आपको पता ही होगा मैं इसमें 20 क्वेश्चन करवाता हूँ मैथ के। हालांकि 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, लेकिन 25 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो की लेंथ जो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो क्या फायदा, मतलब बोरिंग होने लग जाओगे आप भी। तो इसलिए कम से कम मैं क्वेश्चन करवाता हूँ 20 क्वेश्चन इज दी एनफ फॉर यू। ठीक है, आपके लिए 20 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो, क्लास लेने का मतलब तभी है तब सबसे पहले आपको क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, तभी मतलब होगा। ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है अगर आप यूं ही क्लास को देख रहे हो तो। और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप 20 में से कितने सही कर पाए। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन तो आसान से ही लग रहा है। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी है, ठीक, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक, इसका 16 गुना है, मतलब अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 16 से तो बराबर हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यही बोला है इसमें। अब हमें क्या बताना है, यानी अगर मैं इनका दोनों के एबीसी और पी क्यू आर का क्या निकालूं, क्षेत्रफल का रेशो निकालूं, तो क्या आएगा? ठीक, यहां से आएगा हमारा 1:16। ठीक, हमें निकालनी है दोनों की साइड। तो देखो, साइड क्या आएगा? इनका रूट। ठीक, तो यानी अगर मैं साइड की बात करूं दोनों की, ठीक, तो साइड रहेगी 1:4। ठीक, अगर बात की जाए, देखो एबीसी की वजह दी है 28, यानी एक की वैल्यू जो है वो है 28। हमें निकालनी है पी क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसकी साइड, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? 28 में 4 की मल्टीप्लाई, यानी 4 अट्ठे 32 को 2 का हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, तो 112 आना चाहिए हमारा। ठीक है, 112 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। बढ़े आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में तो बहुत बार आ चुका है। इसमें कह रहा है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब दिया है 35, एक्स प्लस वाई दिया 5, तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब देखो, आपको इसे करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देख सकते हैं। मतलब 2 और 3 की वैल्यू पुट करने पर हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 की वैल्यू पुट करूं, मतलब कोई सी, या तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो या वाई की, बात एक ही है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27, तो 28 और 27 क्या होंगे? 35। तो ये हमें देखने से ही पता चल गया कि जो 35 वैल्यू है वो हमारी 2 और 3 पुट करने पर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये तो है छोटी वैल्यू। तो यहाँ भी अगर हम पुट करें तो 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 4 मतलब 81। ठीक, यानी 6 और 1 7, 8 8 और 1 9, तो 97। तो 97 है ऑप्शन ए में। ठीक है, लेकिन अगर मानू, ठीक, ये जो वैल्यू है ये होती बड़ी, तब कैसे करते आप? ठीक है, तब आपको ये सोल्व करना ही पड़ता। ठीक, चलो मैं बता ही देता हूं कैसे करते सोल्व। देखो, एक्स की पावर 3 प्लस, यानी एक्स प्लस वाई, इसकी पावर जो 3x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है,
तो इसकी सहायता से करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम एक्स वाई की वैल्यू। पूरा तो मैंने नहीं सोल्व करो, यहाँ से हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे पुट करके इसमें, ठीक, यानी एक्स प्लस वाई इसकी पावर यहाँ क्या करेंगे हम 4। देखो बोर्ड थोड़ा मतलब हैंग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें फिर इसका इसे हम खोल लेंगे। इसे हम किस प्रकार खोलेंगे, इस प्रकार, ये इस प्रकार करके खोलेंगे इसे। ठीक, तो जब हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही करना है हमें। और जो वैल्यू लंबी, यहाँ अगर वैल्यू बड़ी होगी तब इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन आप वैल्यू है छोटी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कीजिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपए की एक राशि को आंशिक रूप से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1750 रुपए था, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, खुद करके देखो एक बार, करो। देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपए उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, मानो एक्स प्लस वाई में उसने डिवाइड कर दिए 5,000 रुपए। ठीक है, ये कर दिए। अब कह रहा है कि जो दो पार्ट में डिवाइड करे, एक पर 5% के हिसाब से, एक पर 10% के हिसाब से, कितना 5 वर्ष तक के लिए उसने उधार दे दिए। ठीक है, तो इस पर जो ब्याज है वो कितना बना है, 1750। ठीक, तो इस पे मानो 5% ये वाला और इस पे ये 10% वाई। ठीक, 5 वर्ष के लिए, तो 5 पंजे 25, यानी जो 25% तो हो जाएगा इसका एक्स का, प्लस 10 पंजे 50, 50% हो जाएगा वाई का। ठीक है, वाई का। तो ये हो गया ब्याज हमारा, इंटरेस्ट, जो कि कितना है, ये रहा 1750। ठीक है, ये 1750। बस यहां से इक्वेशन बन गई। अब देखो हमसे क्या पूछा था उसने, यानी 10% जो वाला है पार्ट वो बताना हमें, यानी y की वैल्यू बतानी है हमें, सिंपल सी बात है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 4 से दोनों तरफ, तो 25 चौका 100, तो 100% x, 100% x का मतलब खाली हम x भी कह सकते हैं क्योंकि अपने आप में वैल्यू 100% होती है। ठीक, 4 पंजे 20, ये 200% x y, सॉरी, तो 200% y का मतलब 2y। ठीक है, जब हम परसेंट को हटाएंगे तो। ठीक, अब मैं 4 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 4 पंजे 20, 17 चौका 68, यानी कि 7,000 ये आ जाएगा, 7,000। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो x से x खत्म हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो बचेगा खाली 1y। अब 7,000 में से 5,000 घटाऊंगा तो आएगा 2,000। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 2,000। तो 2,000 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब बताना समझ में आया या नहीं आया। तो ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है। करो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 100 से 200 के बीच ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हैं। ठीक, ये तो सिंपल सही है। 100 से 200 के बीच, देखो पहली संख्या क्या होगी, यानी 12 निम्मा 108, तो पहली तो हो जाएगी 108। इसी प्रकार लास्ट की संख्या 200 से पहले कौन सी होगी, यानी 12 कम 12, ठीक है, 8 80, 12 निम 72, यानी 8 बचेगा शेषफल। 8 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो आएगा 192। तो इनके बीच की संख्या होनी चाहिए, यानी पहली संख्या 108 और लास्ट की संख्या 192। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होंगे, 192 में से 108 घटाऊंगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4, 18 में से 10 जाएगा 8, 84 बटे 12 प्लस 1। यहां से क्या निकालेंगे हम, ये कितनी संख्या है, 12 सत्ते 84, 7 और 1 8, तो इसका मतलब संख्या कितनी है 8। बस अब नंबर ऑफ सम के तहत हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि ये होता है ना एन ए प्लस एल। ठीक, एन का मतलब 8, ए का मतलब 108 प्लस एल का मतलब 192। ठीक है, तो नंबर ऑफ सम का फॉर्मूला होता है, मतलब जब समांतर श्रेणी दी हो हमें, तो ये समांतर श्रेणी बन गई ना एक तरह की। 108 और 192 हो जाएंगे 200, यानी 8, 200 नहीं होंगे, यानी कि 92 800 300 होंगे। ठीक है, 8 या 24 तो आ जाएगा यहां से, 2400। 2400 कैसे आएगा, रुक जाओ, 12 सत्ते 84, 7 और 1 8। ठीक है, 192 और 8, 92 और 800, 8 और 2 10 की 0 से 19 20 10 30। ठीक है, 8 या 24, तो 2400 आना चाहिए ना इसका।
देखो दोबारा से कर लेते हैं, शायद या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है या ऑप्शन ही गलत है, ऐसा भी हो सकता है। 192 में से अगर मैं 108 घटाऊंगा यानी 12 में 60 जाएगा 4, ठीक है। 18 में से 10 जाएंगे 8, यानी 12 सत्ते 44, 7 और 1 8। इसका मतलब ये तो 8 ही है, ठीक। सॉरी, फॉर्मूला होता है ये n/2 a प्लस l, ये होता है, ठीक। हम शायद गलती कर रखे थे, बटे में 2 नहीं ले रहे थे, यानी 8/2, ठीक। a क्या 108 प्लस ये क्या 192, ठीक। यानी यहाँ आ जाएगा 4, ठीक, और यहाँ आ जाएगा हमारा 300, तो 4 3 12, तो क्या आएगा 1200 आना चाहिए। तो 1200 किसमें दिया, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। बढ़े आगे, करो 5वां क्वेश्चन। देखो तो सिंप्लीफाई करना बस, इसे तो करते हैं। देखो 24 प्लस 8 नहीं 72 यानी 0.9 आएगा यहाँ, माइनस 23 क्या 69 यानी 6.9 आएगा यहाँ, प्लस 5। देखो 24 और 5 29 यानी 29.9 ही आ जाएगा, माइनस 6.9, ठीक है। 29.9 में से 6.9 जाएगा यानी 29 में से 6 जाएगा, तो आएगा यहाँ 23। 23 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही। बढ़े आगे। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप डी के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आपको रियल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 25 के 25 सही करके आओगे आप। करो छठा क्वेश्चन। देखो ऐसी बड़ी बात नहीं है ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि अगर मैं बात करूं मैथ में, अगर बेसिक से भी आप हर एक क्वेश्चन को करोगे ना, तब भी आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, 90 मिनट मिलती है, जो कि बहुत है, ठीक है। मतलब एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत है। देखो 25 नंबर का आता है उसमें मैथ, ठीक है। 30 नंबर का आता है रीजनिंग। 25 और 30 55, ठीक। 55 में से आपकी जो टारगेट होना चाहिए 50 प्लस होना चाहिए, कि 50 प्लस तो आप मैथ और रीजनिंग में ही लेकर आ जाओ नंबर, ठीक है। फिर आपके पास बचेंगे जीएस और करंट अफेयर 45 नंबर, जिसमें आपको टारगेट करना है लगभग 30 से 35 नंबर, ठीक। 30 के आसपास, 25-30 के आसपास भी टारगेट कर लोगे तो आपका जो मार्क्स है वो बैठ जाएगा लगभग 80 के आसपास। और 80 ऐसा स्कोर है ना कि आपको सिलेक्शन तक तो पहुंचा देगा, ठीक है। इसी प्रकार रणनीति होती है मतलब एग्जाम क्रैक करने की। तो इसलिए मैथ रीजनिंग में आपको इस प्रकार मेहनत करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि पूरे के पूरे हम नंबर ले आए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। और इस बार ग्रुप डी में भी कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, ठीक। वैकेंसी 32 से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो 2019 में आई थी लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसी थी, तो उससे तो बहुत कम है। तो करो छठा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह 60,000 मतों से हार गया, तो रणवीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, राणा और रणवीर दो जनों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। राणा को मतों का 40% प्राप्त हुआ, ठीक। और वो कितने से हार गया, 60,000 से। तो इसका मतलब 40% वोट मिले हारने वाले को, 60% वोट मिले होंगे जीतने वाले को, ठीक। तो 60 में से 40 गए, इसका मतलब 20% वोटों से वह हारा है। तो 20% वोट की जो वैल्यू दी है वो दिया हमें ये 60,000, ठीक। 60,000। अब क्या पूछा था इसने, तो रणवीर के पक्ष में रणवीर तो जीता ना, तो रणवीर के पक्ष में पड़े वोट जो है वो 60% है, तो 60% की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई 3 से, तो 20 थी 60, तो 60% की वैल्यू यहां से आ जाएगी सीधा 3 सिंह 18, 1,80,000, ठीक। जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अगर देखो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से भी ज्यादातर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक। करवाने को तो मैंने 20 से 30 सेकंड में करवा दूंगा क्वेश्चनों को, पर क्या फायदा, आपके भी तो समझ में आना चाहिए, तभी तो आप क्लास ले रहे हो जिससे कि आपके समझ में आए। तो इसलिए मेरा जो मकसद होता है वो होता है कि आपके समझ में आना चाहिए, चाहे कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ बेसिक से करवाने के क्वेश्चनों को, ठीक। ज्यादा मैं ट्रिक वगैरह का यूज नहीं करता। और देखो ना ही करना चाहिए, मेरा मानना है क्योंकि एग्जाम में, ठीक, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन में ट्रिक की जरूरत पड़ती है। और ट्रिक भी जब भी आप लगा सकते हो जब आप बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हो। अगर आप बेसिक से ही नहीं जानते तो ट्रिक का भी कोई फायदा नहीं है, नहीं लगा पाओगे, इस बात की गारंटी है। करो। इसमें कह रहा है कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कमरे के फर्श को बनाने की कुल
लागत 3675 रुपए है। यदि चौड़ाई और लंबाई 2:3 के अनुपात में है तब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, करके देखो एक बार खुद, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि अब देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। एक क्या है, मतलब एक कमरे का जो फर्श है, वो फर्श जो होगा वो आयत इस प्रकार होगा, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया है, यानी चौड़ाई 2 लंबाई 3 इस प्रकार दिया है। तो हम 2x और 3x मान सकते हैं लंबाई चौड़ाई को, ठीक है। अब देखो लागत है 3675 रुपए, ये 3675 1 मीटर स्क्वायर है, यानी ये दिया 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। इसका मतलब समझो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो है 12.5। अगर इतने रुपए जो कीमत है, 3675 टोटल रुपए खर्च हुए हैं उसके जो भी हैं, अगर मैं इसे 12.5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, क्षेत्रफल ही आएगा इसका फर्श का, ठीक। तो इससे पहले यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, करो। यानी कि ये 3675 नीचे क्या 12.5 को लिख सकता हूँ 25, यहाँ नीचे ऊपर हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 से अगर मैं इसे काटूंगा 25 से कम 25, ठीक, फिर आएगा यहाँ 11, तो 25 चौका 100, फिर आएगा 17, 25 सत्ते 175, यहाँ मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो यानी 2 सत्ते 14, ठीक, 14 दूनी 28 1 29, तो आया 294। तो 294 क्या है इसका क्षेत्रफल आया। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2, ये 2x मल्टीप्लाई 3x, ये क्या आया 294, 294 ये, यानी कि 6x स्क्वायर 294। अगर मैं 6 से काटूंगा तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 चौक 24, ठीक, 6 निम्मा 54, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 7, ठीक है। क्या पूछा था, यानी कि लंबाई पूछिए, लंबाई क्या 3x, तो x की वैल्यू पुट करूंगा 7, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 3x क्या लंबाई, यानी 3 मल्टीप्लाई 7, तो आएगा 21, 21 आना चाहिए लंबाई, तो 21 दिया है, ये रहा ऑप्शन डी में। बस देखो मैथ को एक बार सीखना पड़ता है, फिर जरूरत नहीं है आपको, एक बार आपको कंसेप्ट वगैरह आप सीख लो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रखा होगा, तभी आप प्रैक्टिस सेट की क्लास ले रहे हो। करो 8वां क्वेश्चन। देखो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में, मैं सच बता रहा हूँ, उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा मैथ, ठीक। मैथ में एक खासियत होती है, जितनी आप कलम चलाओगे उतना बेनिफिट है। इसमें कह रहा है कि 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसने बोला 8 मेजों का क्रय मूल्य, 8 मेजों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसके, 5 मेजों के विक्रय मूल्य, तो 5 मेजों का क्या सेलिंग प्राइस इसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशो, तो यहाँ का 5, यहाँ गया 8, ठीक। तो क्या पूछा, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं सीपी 5 था, एसपी 8 है, यानी क्रय मूल्य 5 था और जो विक्रय मूल्य वो 8 है, तो उसने कितने का लाभ करा, यहाँ 3 का लाभ करा, किस पर, 5 पर, तो मल्टीप्लाई 100, ये आ गया परसेंटेज में, ठीक। यहाँ से आ जाएगा क्या 20 या 60, ठीक, 5 से काटूंगा 20 बार, 20 या 60, तो 60% उसका क्या लाभ, ये रहा ऑप्शन बी में। बढ़े आगे, करो 9वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, बढ़िया। एक घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, तो दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन से मिलने के लिए कितने घंटे लेगी। देखो बस इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसकी लैंग्वेज समझना थोड़ी कैडी बात है, कठिन बात है, ठीक। नहीं तो क्वेश्चन तो ये इजी है, करके देखो बार खुद, समझ में आया या नहीं पहले तो यही बता देना। देखो अब मैं बताता हूँ, इसमें क्या बोला है, जो एक ट्रेन है वो 80 की स्पीड से बेंगलोर से, मतलब बेंगलोर रेलवे स्टेशन है मुंबई के लिए निकली, तो एक घंटे बाद जब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटे में वो 80 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही चुकी होगी पहली ट्रेन, तो 80 किलोमीटर उसने चल लिया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके पीछे दूसरी जिसकी स्पीड है 100 वो निकली, तो ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, कितने टाइम बाद, इसका मतलब उसे यही तो डिस्टेंस कवर करनी है 80 किलोमीटर, ठीक है। और एक की स्पीड 80 है, ठीक, पहली वाली की, दूसरी की 100 है, तो जब इनके रिलेटिव स्पीड निकालेंगे 100 में से 80 जाएगा 20, ठीक, तो 20 आ जाएगा इनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या ये, तो हमें क्या निकालना, टाइम, ठीक। टाइम क्या क्या होता है, मतलब टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है
80, स्पीड कितनी आई रिलेटिव 20, 20 चौक 80, तो यहां से क्या है 4 घंटे। ठीक है 4 घंटे, तो 4 घंटे दिया है ऑप्शन सी में। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, समझ में आया या नहीं आया ये बता देना। करो, इसमें cos 20, cos 40, cos 80 की वैल्यू बतानी है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत बार आ चुका है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। करके देखो, अगर आप इसे बेसिक से करने लग गए ना, सच बता रहा हूँ बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बने cos थीटा, ठीक, इंटू cos 60 माइनस थीटा, ठीक, इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 cos 3 थीटा, ये होती है बस। अब देखो ये इसी प्रकार बनना है ना, यानी ये है cos 20, ठीक, फिर cos 60 माइनस 20, ठीक, 40 को लिख सकते हैं हम, फिर cos 60 प्लस 20 यानी 80 को लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या बनेगा 1/cos 3 इंटू 20, ठीक, तो यहां से बन जाएगा 1/cos 20 दिया 60, cos 60 का मतलब 1/2 यानी 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहां से क्या आएगा 1/8, तो 1/8 किस में दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़े आगे, देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे थ्रू तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बस आप विश्वास करना है आपको। करो, देखो इसमें कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो व्यास को दोगुना कर रहा है तो इसका मतलब रेडियस भी दोगुना होगी, जब रेडियस दोगुनी होगी तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में 4 गुना होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर का क्या स्क्वायर, जब पाई मान लो जो ये है त्रिज्या ये भी दोगुनी होगी, तो दोगुनी होगी इस प्रकार, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो पाई 4 आर स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा पहले 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा क्षेत्रफल, तो 4 गुना का मतलब ये रहा ऑप्शन बी। बढ़े आगे, करो, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के साथ 20% की छूट पर इतने रुपए में बेचा गया वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, देखो लागत मूल्य हमने चलो ये मान लिया सीपी, इसने बोला पहले दी 10% और 30% की दो उसने वृद्धि करी, 10% का मतलब 11/10 ये कर दी, दूसरी वृद्धि करी उसने 30% की, 30% का मतलब 13/10 ये कर दी, फिर क्या करी उसने 20% की दे दी छूट, यानी 80%, 80% का मतलब 4/5 ये, फिर जो उसका लागत मूल्य है जो भी हो जाता है मतलब इतना अमाउंट हो जाता है 2288, ये 2288, ठीक है, बस अब हमें सीपी निकालना है, ये तो पूछा उसने। करो, देखो 11 से डायरेक्ट कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक, 4 से कट जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 13 से कट जाएगा 13 चौका 52, ठीक, तो इधर क्या बचा, सीपी 4 तो इधर बचा है, इधर 10 आएगा ये वाला, फिर दूसरा 10 आएगा, ठीक, फिर 5 भी आएगा इधर, तो इसका मतलब 4 पंजे 20, अब 20 की 100 में होगी तो 2000, 2000 किस में दिया है ये रहा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। बढ़े आगे, ठीक है, समझ में आ भी रहा है नहीं ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में। करो 13वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कलम के एक सेट की अंकित कीमत पर 15% की दी छूट, और फिर छूट के बाद अभी भी 1751 का है, ठीक है, कलम के सेट का अंकित कीमत क्या है, देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा यार, ठीक, अंकित कीमत यानी मार्क प्राइस, उस पर दी उसने 15% की छूट, 15% का मतलब 85%, यानी कि 85% को हम लिख सकते हैं 17/20, छूट देने के बाद वो कितने का हो गया 1751 का, 1751 का, बस 17 एकम 17, 17 20 जाएगा इधर, तो जो मार्क प्राइस है वो क्या आ जाएगा 20 60, 20 एकम 20 ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ दिया ये रहा,
सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। ठीक है, बढ़े। देखो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, ऐसा नहीं। वैसे मैं सच बता रहा हूँ, 25 में से 20 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी मिलेंगे जिन्हें हर कोई कर ले जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन होंगे अच्छे खासे लेवल के, जिसे आप टफ कह सकते हो, जो ज्यादातर बच्चों को एग्जाम में अटकाएंगे। ठीक है, नहीं तो 20 क्वेश्चन तो इतने इजी होंगे कि उन्हें हर कोई करेगा। हर कोई जो पढ़ रहा है बच्चा अच्छे तरीके से, हर कोई का मतलब यह है। ठीक है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, नहीं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है बी और सी कर रहे हैं कितने दिनों में? 16 दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है ए और सी कर रहे हैं कितने दिनों में? 24 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका एलसीएम। अब देखो 12 दूनी 24। ठीक है, 24 चौका 96, 16 छिक्का 96, मतलब टोटल वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा 96। तो यहां से इनके निकालेंगे क्या? एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी क्या आएगी? 12 अट्ठे 96। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 8। बी प्लस सी की आएगी 16 छिक्कम 96, 6। ठीक, इसकी आई 6। ए प्लस सी की आएगी 24 चौका 96 यानी कि 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इनकी एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक, अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दूं तो 8 से 14, 8 से 14 4 18, तो आएगी 18। यानी कि अगर मैं यहां से ले लूं 2 कॉमन तो बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, यहां से आएगा 18, 2 निम 18, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 9। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं वो यही करते हैं, पूरे ही एफिशिएंसी ले लेते हैं 18, नहीं ये डबल है। हाँ, इस बात का ध्यान करना। तो एफिशिएंसी निकल का हमारी 9। ठीक, अब देखो हमें निकालना तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तीनों मिलकर यानी कि 96, तीनों की एफिशिएंसी 9, यानी आएगा 10 निम्बा 90, यानी कि 10 पॉइंट करके कुछ आएगा, 10.67 आएगा। हाँ ठीक, 10.67 ये रहा, 10.67। तो इसमें है भी नहीं, 9 एकम 9। ठीक है, देखो 6 है, यही आएगा, मतलब यहाँ 10.33 दिया है, 10.67 कर लेना। इसका जो सही आंसर है वो है ये। ठीक, बढ़े आगे, करो। इसमें कह रहा है कि सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसों का निवेश किया। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ को इतने रुपए के अनुपात, इतने लाभ को इस रेशो के अनुपात में साझा किया गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया? बेहतरीन क्वेश्चन करके देखो एक बार। ठीक, इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैं बताऊंगा किस तरीके से इसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड क्या है। देखो सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में पैसा निवेश किया। सुहास ये है नितिन, जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो कितना है? 8:3। अब देखो उसने आगे क्या बोला है। ठीक, कुछ पैसों का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। सुहास ने कुछ महीनों के बाद ले लिया, हमें नहीं पता, हमने माना जिसका टाइम है वो एक्स महीने के बाद उसने वापस ले लिया। ठीक है, और नितिन तो 12 महीने तक ही निवेश किया उसने तो। ठीक, तो उसके बाद जो उनका प्रॉफिट का रेशो है वो है ये। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशो होता है वही होता है हमारा प्रॉफिट का रेशो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो जो प्रॉफिट का रेशो है उनका क्या है? 5:4, यही है। ठीक है, सुहास और नितिन द्वारा लाभ को इतने के अनुपात में बांटा गया। अब देखो इसका मतलब 8x। ठीक, अब 12×36, ये है क्या? 5/4, यही है प्रॉफिट, ये 5/4।
यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या है? महीने, जो कि है सुहास के। कीजिए, 4 से अगर मैं इसे काटूं, 4 निम 36, 9 जाएगा इधर, 9 पंजे 45, 8 आएगा नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/8 मंथ। ठीक है, ये आगे। अब इसने क्या पूछा था? नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया? आप देखो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 45/8 ढूंढेंगे, ये रहा, और इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना, नितिन का टाइम पूछा उसने, तो नितिन का टाइम कैसा आएगा? वो भी अकेले, यानी नितिन ने अकेले कितने दिनों तक निवेश किया? देखो 45/8 महीने तक तो दोनों ने साथ निवेश किया ना, तो अकेले का मतलब 12 महीने में से अगर मैं 45/8 महीने घटा दूंगा, तो वो नितिन ने अकेले ही निवेश किया। 12 अट्ठे 96, ठीक, -45/8, 96 में से 45 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, तो 51/8, 51/8 है, ये रहा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, करो 16वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक राज्य में जिलों की संख्या n है और राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 42,500 है। राज्य के जिलों में मतदाताओं की औसत संख्या 1700 है, तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? देखो ऐसा एवरेज का क्वेश्चन है, और क्या है इसमें? क्या कह रहा? जिलों की संख्या n है, मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, ठीक, जिले में मतदाताओं की औसत संख्या इतनी है। अगर मैं औसत संख्या से, यानी इसको डिवाइड कर दूं औसत संख्या से, तो राज्य में जिलों की संख्या तो आएगी। तो इसे हम सीधा कर सकते हैं कि 42,000, यानी 42,500 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1700 से, ठीक, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 17 से अगर मैं इसे काटूंगा, 17 एकम 17, सॉरी 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यही आएगा ना, 25, ये रहा ऑप्शन बी। बढ़े आगे, करो 17वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, ठीक है, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले, ठीक है, इसलिए उसने कीमत घटाकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया, वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो वो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। 12 रुपए के हिसाब से उसे बेचना था, लेकिन उसने इसकी कीमत घटा दी 8, यानी उसने यहाँ उसे हानि हो रही है, यानी 12 रुपए के बजाय उसने 8 रुपए में बेच रहा है, ठीक है जी, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन तोल रहा है, मतलब यहाँ कर रहा हूँ प्रॉफिट, यानी 800 ग्राम वजन तोल रहा है वो, किसके? 1000 ग्राम के बजाय। उल्टा कर दिया क्या मैंने, 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दी। ठीक है, करो। अब कैसे कर सकते हैं, हमें क्या निकालना? ओवरऑल प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हुआ है या हानि हुई है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक, ये 8 है, ये खत्म 8, यहाँ बचा खाली 12 बचेगा, और यहाँ 10 बचेगा, इसे भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12, ठीक, 5 दूनी 10, तो देख सकते हैं पहले 6 तो बाद में कितना होगा 5, तो से 1 की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है 6 पर, तो 1/6 की हानि है, 1/6 का मतलब 16.66% की कमी, ठीक है, इतना क्या हुई, इससे कमी हुई है, ये रहा। बढ़े आगे, करो। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं का अनुपात दिया है, ठीक है, और परिमाप दिया ये रहा, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। देखो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर जब रेशो दिया है, हमें साइड का रेशो दिया है, तो साइड क्या मान सकते हैं हम? ये मान सकते हैं 2x, 3x, 4x, 5x, ठीक है, ये क्या होगी? साइड, ठीक। तो परिमाप क्या होता है, यानी कि चारों साइड को जोड़ दो बस, 2 और 3 5 4 9 5 14, तो 14x क्या हो गया परिमाप, जो कि दिया है हमें कितना? 434। ये अगर मैं इसे 14 से काटूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 14 टी 42, 14 एकम 14, ठीक। तो क्या पूछा? सबसे छोटी भुजा। देखो इनमें सबसे छोटी भुजा यही है 2x, तो 2x की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 मल्टीप्लाई 31, 31 दूनी 62, तो 62 आएगी, जो कि दिया ये रहा ऑप्शन बी में। करो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है, 4 वर्ष बाद पुत्र
कि आयु पिता की आयु के 1/4 होगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, करो एक बार। इसे देखो बेसिक से करते हैं हम। इसने बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। पिता माना हमने फादर, एफ, बेटा माना सन, ठीक है। इनकी जो आयु देखो एस इस प्रकार मान लेते हैं, ठीक। ये दिए 52, दोनों की आयु का योग। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद, देखो 4 वर्ष बाद फादर की आयु हो जाएगी इतनी इतनी, ठीक है। और बेटे की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी ये। अब क्या कर रहा है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु 1/4 होगी पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु की क्या होगी? 1/4, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगी? इक्वेशन। समझे इसका मतलब ना? ये कह रहा है कि देखो 4 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है, पिता की आयु की क्या होगी? 1/4। जो पिता की आयु है उसकी 1/4 होगी पुत्र की आयु, ठीक। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यानी एफ प्लस 4, 4 जाएगा इधर तो ये 4 एस प्लस 4 चौक 16, ठीक। देखो ये 4s है, इसे अगर मैं इधर को लेकर आऊं तो एफ माइनस 4s, ये इधर जाएगा तो 16 में से 4 जाएगा 12, ठीक। तो यहां से हमारी देखो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। तो अब क्या पूछा है? 10 वर्ष पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, यानी एफ और एस की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से यानी इसमें से इसे घटाएंगे तो एफ खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस के 4s हो जाएगा, एक एस है इधर तो ये होगा 5s, ठीक है। 52 में से 12 जाएगा तो आएगा 40, 5 से इसे काटूंगा तो यहाँ से एस की वैल्यू आएगी 8, ठीक। तो ये आ गई सन की एज, यानी बेटे की। हमें निकालनी है फादर की। यहां अगर मैं पुट करूंगा 8, 52 में से 8 जाएगा तो आएगा 44, तो ये आ गई 44, ठीक है। हमें बतानी है 10 वर्ष बाद का रेशो बताना है, ठीक। किसका? पुत्र और पिता। पुत्र की कितनी होगी? 8 प्लस 10, ये 44 प्लस 10, 8 और 10 18, 44 10 54, तो यहाँ से 18 थी 54, तो आएगा 1/3 यानी 1:3, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया जिससे कि आपके समझ में आ जाए। चाहूं तो मैं इसे देखो डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, रेशो से ही, रेशो से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक, एज वाले जो होते हैं। करो, इसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए जिसका विकर्ण 115 और 116 सेंटीमीटर दिया है। देखो ये तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। देखो जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जब हमें डायगोनल दिए हों यानी विकर्ण दिए हों, ठीक, तो रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ये 1/2 D1 और D2, ठीक है। D1 D2 का मतलब ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो 1/2, एक विकर्ण दिया उसने 115, दूसरा विकर्ण क्या दिया? 116, बस इसे हल करना हमें। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 115 मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 58 की क्या करनी है? मल्टीप्लाई 115 में। देखो लास्ट में तो 0 आएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। दूसरी यूनिट मतलब 2 लास्ट के डिजिट निकालने तब हो जाएगा। 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 5 पंजे 25 और 8 33, 4 37, तो लास्ट में आएगा 70। तो लास्ट में इसमें 70, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। जो से आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, तब भी क्या आएगा? ये आएगा 66 70, क्योंकि मैंने कैसे कर लिया है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लिए मैंने, ठीक है। बताना आप पर आते हैं कि नहीं कि लास्ट के 2 डिजिट निकालना। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, कैलकुलेशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर देख लेना, ठीक है। मैंने सब बता रखा है कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यहाँ तक कि लास्ट के 3 डिजिट भी निकालने हैं तो वो भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस सेट के जो 20 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। अब बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और आप 20 में से कितने सही कर पाए। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आप अब भी लापरवाही बरत रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है।
लाखों बच्चों में से निकलना है आपको, इस बात का ध्यान रखना। तो सब तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना, तो समझो आपसे कितने हजार बच्चे आगे निकल जाएँगे। ठीक है? तो इस बात का भी हिसाब लगाया करो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।